चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की, जिसके अंदर आज हम उत्सर्जन से संबंधित अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन या जिसको एक्सक्रिएशन बोला जाता है, इसके बारे में विस्तारित अध्ययन करते हैं। उत्सर्जन किसको बोला जाता है कि अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो अपशिष्ट पदार्थों का जो शरीर से निष्कासन करने की जो प्रक्रिया है, अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर में बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रोसेस है, ये उत्सर्जी अंगों द्वारा की जाती है। कुछ उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। ये उत्सर्जी अंगों द्वारा ये प्रोसेस पूरी होती है। इन उत्सर्जी अंगों की अगर बात की जाए तो ये प्रमुख रूप से जो मानव के अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं उनको देखा जाए तो सबसे पहला जो है वो है स्किन या त्वचा। त्वचा एक उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। आप देखते हैं कि इसके अंदर पसीना वगैरह निकलता है तो वो एक उत्सर्जन का ही काम है। इस प्रक्रिया के अंदर पसीना निकलता है, उसमें नमक की मात्रा भी होती है। ठीक है, तो त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। दूसरा अगर उत्सर्जी अंग देखा जाए तो वो है फेफड़ा, लंग्स जिसको बोलते हैं। लंग्स भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। CO2 जो है वो अपशिष्ट ही है शरीर के लिए, उसको CO2 को बाहर निकालने का जो प्रमुख कार्य है वो फेफड़ों के द्वारा ही किया जाता है। तो फेफड़े भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसके अलावा बलगम को बाहर फेफड़ों की मदद से निकाला जाता है। तीसरा प्रमुख उत्सर्जी अंग है बड़ी आंत। बड़ी आंत या इंटेस्टाइन जो है वो भी उत्सर्जन का ही काम करती है। इसके अंदर आप देखते हो कि पाचन की प्रक्रिया के अंतिम रूप से बनने वाला जो अंतिम रूप से जो उत्पाद बनता है जिसको काइल बोला जाता है, आम भाषा में लेट्रिन बोलते हैं, उसको बाहर बड़ी आंत के द्वारा ही निकाला जाता है। तो ये बड़ी आंत भी एक उत्सर्जन का कार्य करने वाला उत्सर्जी अंग है। आगे यकृत या लीवर भी एक उत्सर्जी अंग है। मनुष्य के अंदर लीवर भी एक उत्सर्जन का कार्य भी करती है। ये अमोनिया को NH3 अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। NH3 अमोनिया जो होती है वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। उसको यूरिया में परिवर्तित करके ये वृक्क या किडनी को भेजती है, वहां से किडनी द्वारा उसको पेशाब के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो यकृत भी एक उत्सर्जी अंग है। वृक्क, लीवर सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात की जाए तो ये वृक्क जो है, लीवर जो है, ये सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है जो कि खून को फिल्टर कर कर उसको उसमें से यूरिया का शरीर से निष्कासन करता है। इसका आगे विस्तारित अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगर देखें तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर वर्गीकरण। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर अलग अलग जीव, अलग अलग प्रजातियां अलग अलग उत्सर्जन के रूप में अंतिम उत्पाद जो है वो अलग अलग प्रकार के उत्सर्जन करती है। उस आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे प्रथम जो देखें तो वो है यूरोटेलिक। यूरोटेलिक जो श्रेणी है ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे आपको पता है कि मनुष्य भी यूरिया का ही उत्सर्जन करता है, पेशाब का रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो स्तनधारी और मनुष्य वगैरह जो सारे हैं वो यूरोटेलिक श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी की बात की जाए तो यूरोकोटेलिक में यूरिक एसिड का अंतिम उत्सर्जन होता है। इसमें पक्षी और सारे सरीसृप आते हैं। तीसरा अगर देखा जाए तो है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक में अमोनिया का निष्कासन किया जाता है। मछली और कीट वगैरह में अमोनोटेलिक उत्सर्जन होता है। और चौथा देखा जाए तो वो है गवानोटेलिक। गवानोटेलिक के अंदर गवानिन जो एक पदार्थ होता है जो जल में है, घुलनशील पदार्थ होता है। इसमें नाइट्रोजन मुख्य तत्व होता है। तो इसका जो उत्सर्जन ग्वानिन के रूप में अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। जैसे मकड़ी इसका प्रमुख उदाहरण है। मकड़ी ग्वानोटेलिक उत्सर्जन करती है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो पादप जो है, पादप भी उत्सर्जन करते हैं, जो कि अंतिम रूप से गोंद जो उनमें निकलता है, पादपों में गोंद जो निकलता है वो उत्सर्जन का ही एक भाग है। इसके अलावा लासा निकलता है, इसमें काटने पर लासा निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, वो भी एक उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ है उसके अंदर, वो उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। इसके अलावा छाल जो हो गई, पेड़ की छाल या पत्तियां जो है वो भी उत्सर्जन के अंतर्गत ही आती है। पत्तियां जो सूखने बाद सूखकर गिरती हैं वो भी उत्सर्जन की प्रक्रिया का भाग है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे मानव उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में और पढ़ते हैं। मानव के अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें आप देखोगे कि दो जोड़े वृक्क या किडनी होते हैं उसके अंदर। ठीक, किडनी
का जो कार्य है, किडनी का जो कार्य है वो रक्त को छानना है। रक्त को छानती है यानी कि पेशाब का निर्माण करती है, रक्त में से यूरिया को अलग करती है, पीएच को नियंत्रित करती है, ठीक है। संख्या में ये 2 और होती है और इनका भार जो है वो 140 से 160 ग्राम के बीच में कुछ होता है, ठीक है। अब अगर इस की प्रोसेस देखी जाए तो किस प्रकार से, जैसे इसके अंदर रक्त आता है, रक्त को छानने की प्रोसेस है वो इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। रक्त को छानने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्रवाहिनी, जिसको यूरेटर बोला जाता है, यूरेटर से ब्लैडर के अंदर चला जाता है। ब्लैडर एक नाशपाती के आकार का अंग होता है जो जिसमें 700 से 800 ml तक मूत्र स्टोर हो जाता है और अंतिम रूप से मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा द्वारा जो मूत्र है उसको निष्कासित किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखा जाए इसकी आंतरिक संरचना को, वृक्क की आंतरिक संरचना या किडनी की आंतरिक संरचना को समझा जाए तो इसका जो बाहरी जो आवरण होता है उसे कार्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्टेक्स। बाहरी जो आवरण है उसे कार्टेक्स बोला जाता है। इसका जो प्रवेश द्वार जो है, प्रवेश जो है जहां से रक्त वाहिनियां प्रवेश करती है उसे रेनल इलम बोला जाता है, रेनल इलम बोला जाता है। और आंतरिक भाग जो होता है, इस किडनी का जो आंतरिक भाग जो होता है ये वाला, इसे मेडुला बोला जाता है। इसकी इकाई जो होती है, इसमें इकाई या यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें 8 से 12 लाख के मध्य, एक किडनी के अंदर 8 से 12 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। इसलिए इसका अध्ययन जो है, किडनी का जो अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और इसका जो डॉक्टर होता है, किडनी से संबंधित डॉक्टर या विशेषज्ञ जो होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। इसके अलावा जो किडनी है वो सेम के बीज की आकृति की होती है, आकार में सेम का बीज होता है उतने आकार की होती है। रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं तरफ अपनी किडनी स्थित होती है और इस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि भी पाई जाती है जिसे अधिवृक्क और अंग्रेजी में एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ये संतुलन का कार्य करती है, जल और नमक का जो संतुलन है उसको बना के रखती है, तनाव से संबंधित भी संतुलन का कार्य करती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट अपने मानव उत्सर्जन तंत्र में हमने किडनी का अध्ययन किया। किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। अब इस नेफ्रॉन की संरचना और नेफ्रॉन के कार्य के बारे में पढ़ते हैं कि पूरी जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। लगभग 8 से 12 लाख के मध्य नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी का निर्माण करती है। तो इस किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसके अंदर सबसे अग्रिम जो भाग है वो कोशिका का गुच्छ होता है जिसे ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। इस ग्लोमेरुल्स का कार्य होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंद करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का मतलब ये हो गया कि रक्त कणों को छानता है, रक्त कणों को छानकर शुद्ध रक्त को ये वापिस भेज देता है। ये जो आगे का जो भाग है ये इसका प्रमुख कार्य है। उसके बाद इसी के जस्ट पीछे बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट नाम का एक अन्य भाग होता है जिसका कार्य होता है कि यूरिया को रक्त में से अलग करता है। यूरिया को रक्त में से अलग करने का कार्य बोमन संपुट का होता है। कुछ अन्य पदार्थ जो यहाँ इसके द्वारा ग्लोमेरुल्स द्वारा अवशोषित नहीं किए गए थे उनको ये भाग जो है बोमन संपुट जो है ये अवशोषण करता है, पुनः ग्लूकोज, लवण और अमीनो अम्ल जैसे तत्वों का पुनः अवशोषण करता है। और बाकी जो उसके बाद जो बच गया यूरिया जो बच गई उस यूरिया को मूत्रवाहिनी के द्वारा यूरेटर ब्लैडर में भेज देता है और ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो जो पेशाब का निर्माण हुआ, यूरिया इस प्रकार फिल्टर का जो प्रक्रिया पूर्ण हुई उसके अंतिम उत्पाद के रूप में पेशाब का जो निर्माण हुआ उसमें 95% तक जल होता है, यूरिया उसमें 2% होती है। कभी कभार पूछा जाता है बहुत बार कि यूरिया, पेशाब के अंदर यूरिया कितनी होती है, तो 2% होती है। उसके बाद अन्य 3% जो बच गए वो अन्य तत्व कुछ अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट भी होते हैं, ठीक है। इसका पीएच लगभग 4.8 से 6 होता है, यानी 7 से कम है। इसका मतलब कि ये स्वाभाविक ही अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और इसमें गंध आती है अमीनो अमोनिया की, है ना। कई बार
यूरिया को खुला 2-3 घंटे छोड़ने के बाद वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। तो गंध इसमें आप देखते हो कि पेशाब के अंदर से 2-3 घंटा पड़े पेशाब पड़ा रहने के बाद में उसमें गंध आने लगती है, वो अमोनिया की गंध होती है, क्योंकि यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसका कलर पीला होता है, वो यूरोक्रोम के कारण इसका कलर पीला हो जाता है। ठीक है, अब किडनी से संबंधित बीमारियों की बात की जाए तो सर्वप्रथम आम बीमारी है स्टोन हो जाना, पथरी जिसको बोलते हैं कि किडनी के अंदर पथरी हो जाना, जो कि कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। स्टोन जो होता है गुर्दे में या किडनी में होने वाला स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना हुआ होता है। दूसरी जो प्रमुख बीमारी है वो यूरेनिया। यूरेनिया जो है कि किडनी के अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है कभी कभार, तो अमोनिया की मात्रा बढ़ जाना ये यूरेनिया का लक्षण है। ठीक है, तीसरा जो है वो है गोट या गठिया। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से गठिया हो जाता है। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से गठिया हो जाता है, जिससे जोड़ जो हड्डियां जो है इनमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे ये मुड़ने में बहुत दिक्कत आती है, दर्द वगैरह होता है। तो ये किस कारण होता है? यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से। अंतिम जो है कि किडनी अगर पूर्णतः ही खराब हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए? खराब हो जाए। पूर्णतः खराब हो जाने से मानव की मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि 2 किडनी होती है, अगर दोनों में से एक भी सही चल रही है तो अच्छे से सरवाइव कर सकता है, लेकिन दोनों ही खराब हो जाने पर ट्रांसप्लांट एक सुविधा है जो कि 48 घंटे में कर देना होता है। ठीक है, और अगर इसके अलावा भी एक अन्य उपचार है वो है डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कृत्रिम रूप से जो किडनी का काम है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। रक्त को साफ करके हफ्ते या 1 हफ्ते लगभग 7-8 दिन में डायलिसिस की प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है। एक बार मनुष्य के रक्त को साफ करके वापिस शरीर में छोड़ दिया जाता है। तो ये आज का जो चैप्टर था मानव विसर्जन तंत्र से संबंधित, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।